और साथियों, क्या मामा के चक्कर में आप पीएम मोदी नहीं फंसेंगे? क्या रानी के चक्कर में आप पीएम मोदी नहीं फंसेंगे? क्या वाकई जिस बिसात को राज्य के चुनाव में बिछाया गया, क्या उसमें देश के प्रधान सेवक को बतौर बीजेपी प्रचारक, भाजपा प्रचारक यह महसूस होने लगा कि ये बाजी तो हाथ से गई? तो क्यों नहीं इस राज्य के चुनाव प्रचार को ही लोकसभा चुनाव का लॉन्च पैड बना दिया जाए और अपने दायरे में रहते हुए भी एक ऐसी बिसात बिछा दिया जाए जिसको 2024 के दिशा में आगे बढ़ती चली जाए और लोगों के जहन में अभी से ही बस जाए कि राज्य के भीतर कोई नहीं है। यानी राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, इन जगहों पर कोई भी चीजें मायने रखती नहीं है और हर कोई अगर कोई है सामने तो वह पीएम मोदी ही है। अगर ऐसी बिसात अपनी तीसरी पारियों को लेकर के अगर बिछाने की तैयारी अब है, पीएम मोदी अगर कर चुके हैं ऐसा, अगर इसीलिए गाहे बगाए या फिर कहे कमोबेश हर चुनावी रैलियों के भीतर अपने तीसरे टर्म की जीत का ऐलान पीएम मोदी खुद ही करते चले जाते हैं और उस ऐलान के साथ वह यह भी कहने लगते हैं कि जब तीसरी पारी शुरुआत होगी तो क्या क्या होगा। लेकिन इस क्या क्या होगा का ठीक पहले उन जिन उपलब्धियों का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी हकीकत या तो चंद्रयान के ऊपर टिकी होती है या फिर G20 के ऊपर टिकी होती है। उसकी हकीकत इस देश की उस आर्थिक परिस्थितियों से कभी भी मेल ही नहीं खाती है जिसको पंटाधार इस दौर में, इस समय में हो चुका है। स्थिति इतनी नाजुक है कि बजट का पैसा भी बीते 8 महीनों के में खत्म हो चला है। यानी अब कहे जाए कि अब 4 महीनों में जो आने वाले समय होगा वो पैसा जो आएगा वो कहीं ना कहीं अलग से डालना होगा। वो तमाम सरकारी योजनाओं का ऐलान हो या भारत देश के भीतर में चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो या फिर सरकार अपने प्रचार के लिए जिन योजनाओं का जिक्र बार बार लगातार करना चाहती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। और सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसके लिए भी कहीं ना कहीं पैसा चाहिए होगा। तो फिर सवाल उठता है, क्या दिसंबर के चुनाव परिणाम आने के बाद जो नई बिसात भारत देश के भीतर राजनीतिक तौर पर बिछेगी, क्या उससे ठीक पहले अभी से ही क्यों ना लोगों के मन मस्तिष्क में इस बात को डाल देना जरूरी हो गया है कि हर हाल में तीसरा टर्म जो है पीएम मोदी ही जीतेंगे, यानी हम ही जीतेंगे। यहां से सवाल की शुरुआत होती है और सवाल होता है कि क्या मामा और रानी, इनको कुछ लोग महारानी भी कहते हैं, इन दोनों के साथ में पल्ला झाड़ चुके हैं पीएम मोदी? जो दाव कांग्रेस को लेकर के 3 राज्यों के भीतर पीएम मोदी लगातार खेलते जा रहे थे वो तीनों दाव कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। चाहे वह छत्तीसगढ़ के भीतर का ईडी का दाव हो, चाहे राजस्थान के भीतर का लाल डायरी का दाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के भीतर राम मंदिर का जिक्र हो और खुले तौर पर राम मंदिर के आसरे वोट मांगने की चाह हो। ध्यान से आप देखिए कि जिन मुद्दों के लेकर के भाजपा राजनीति लगातार करती है, एक ही झटके में उसकी पूरी जमीन ही उलट जाती है। यानी इस समय में आप हिंदू मुस्लिम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस दौर में आप यादव माइनस ओबीसी या फिर जाटव माइनस दलित भी सुन नहीं पा रहे होंगे। इस समय में ओबीसी में हूं यह कहने का जरूरत कई जगहों पे पड़ी जरूर थी, लेकिन तमाम जगहों पे जातीय समीकरण से दूर हट करके पीएम मोदी ने नजर भी आए यहां पर। यानी सवाल यह था, पहला संदेश जाता है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा हो चला है कि अभी तक यह था कि जो भाजपा के छत्रक थे, जो सहयोगी थे, उन्हें दरकिनार कर दीजिए और दरकिनार कर भी दिया गया। यहां पर अगला सवाल उठता है कि जो नए मुद्दे उठते हैं उसमें पीएम मोदी की उपलब्धियों का बखान कर दीजिए। लेकिन बखान करते समय भी बीजेपी यानी भाजपा के राज्यों के नेताओं को यह लगने लगा कि जब वह खुद मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री हैं तो फिर वह प्रधानमंत्री के नाम पर अगर वो वोट मांगेंगे तो आने वाले समय में उनकी राजनीति का बोरिया बिस्तर कहीं सिमट न जाए। तो उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। इसीलिए अब अगर ध्यान दीजिएगा आप तो दिल्ली दरबार से आकर के जो भी नेताओं की फहरिस्त भाषण देती है वो पीएम मोदी का जिक्र करती है और जो भी मामा रानी या फिर मामा महारानी इस समय में इस तौर पे कतई भी नहीं करते हैं कि राज्यों के भीतर में लोगों की भावनाओं से वह जोड़ न सके। लेकिन सवाल है यहाँ पर दूसरा सवाल भी खड़ा होता है जो बहुत बड़ा सवाल होता है, मुद्दे क्या वाकई में कम हो गए जातीय और धर्म के आसरे? क्या वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के अनुरूप
हो नहीं रहा है। इसीलिए अब एक ही झटके में, एक ही पल में बीजेपी ने नए मुद्दे बदल डाले और उसके निशाने पे कांग्रेस आ गई। कांग्रेस जो सत्ता के भीतर हो या ना हो, इस बात को समझ लीजिए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ के भीतर में हो भी सकता है, राजस्थान में हो भी सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस ने इससे पहले क्या किया, बीते 70 सालों में क्या हुआ, उन तमाम परिस्थितियों को सामने ला करके अपने मुद्दों का जिक्र ना होने देना या फिर उन्हीं मुद्दों के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के अनुकूल अगर हो जाए, इस दिशा में बिसात बिछाना, क्या यह हो रहा है? हो तो रहा है, लेकिन हमें इस बात का एहसास होता है कि पहली बार जो है भारत देश के प्रधान सेवक ये इस बात को समझ चुके हैं कि तीसरा टर्म उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो चला है और उनके लिए इस बात की पूरे देश के अंदर गाहे बगाहे इस बात की चर्चाएं करना अब बहुत बेहद जरूरी हो गया है। चुनाव के अंदर चाहे फ्लेक्सिबल कार्यक्रम योजना के तहत हो, सेनाओं के द्वारा हो या फिर जगह जगह पे महत्वपूर्ण इसलिए भी इस बात को है कि जो बहुत बड़ी तादाद में भारत देश के कॉरपोरेट हो या इस देश का वह आम शख्स हो, आम नागरिक हो, जिन्होंने पीएम मोदी के नाम के ऊपर सब कुछ दांव पर बीते 9 सालों में लगातार लगाया है, अगर एक ही पल में अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर सरकार चली गई तो उनकी कौन सी परिस्थिति होगी। और संयोग से दांव पे लगाने वालों की कतारों में भारत देश के नौकरशाह भी आते हैं और सिस्टम से जुड़े हुए राज्यों से लेकर के केंद्र तक नौकरशाहों की एक पूरी टीम होती है। सभी को लगता है कि भारत देश में सत्ता को अब मोदी के लिए बचाना है, शायद यही मंत्र वहां से निकल करके राज्यों के चुनाव में लोकसभा की बिसात बिछाना शुरू कर दीजिए। तो पीएम मोदी वहां पर अपनी उपलब्धियों के खांचे में केंद्र सरकार के उस उपलब्धियों को रखना शुरुआत कर दी जहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय गुरु के तौर पर नजर आने लगे हैं। तो क्या इसके लिए G20 से बेहतरीन हथियार और क्या हो सकती है? तो इससे बेहतरीन चंद्रयान, इससे बेहतर और उससे बेहतर क्या हो सकता है? और इन सबों के बीच बढ़ती हुई इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और उसकी बेसिक आधार जो कॉरपोरेट की पूंजी या उसके नेटवर्क पर टिका है, उससे बेहतर और क्या हो सकता है? और इसी के जरिए ही तीसरे टर्म में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, इस दिशा में बढ़ते हुए कदम पीएम मोदी गिनाते हैं। लेकिन एक पल के लिए जरा केंद्र की उपलब्धियों के ऊपर अभी से अगर बताने की जरूरत क्यों पड़ गई पीएम मोदी को, और दिसंबर के महीने के बाद केंद्र की उपलब्धियों को बता पाना क्या देश के पीएम मोदी यानी प्रधान सेवक के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, या भाजपा कैसा प्रचार करेगी, इस पर कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो सर्वे है उस बात का जिक्र जो हम करते हैं कि दरअसल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम कहते हैं, जिसमें बजट के अंदर जिक्र किया गया, जो पैसा एलोकेट कर दिया गया वह 7 से 8 महीने के भीतर वह पैसा या तो खत्म हो गया या फिर लगभग 80-85% पैसा खत्म हो चुका है। तो आने वाले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, जिसमें एक लंबी कतार है, फहरिस्त है, लिस्ट है, जो पीएम मोदी उसके जरिए प्रचार करते हैं, उसमें भी पैसा नहीं बचा हुआ है। तो अब पहला आधार जो है वो इस इकोनॉमी एस्पेक्ट को लेकर के है, जो 2024-23 के दिसंबर से बाद 24 में जो सरकार अपनी कौन सी उपलब्धियों को नया रखेगी और उन उपलब्धियों के आश्रय अपने तीसरे टर्म के अंदर जाएगी, इसीलिए अपनी बिसात बिछाने की अभी से ही शुरुआत कर दी गई। लेकिन जो ये हमने जो पढ़ा, जो देखा, समझा, जो रेलवे का बजट था 2,40,000 करोड़ का, जो लगभग करीब करीब खत्म होने की स्थिति में, एग्रीकल्चर का जो जिक्र था वो 1,01,000 करोड़ का था, उससे ज्यादा का खर्च हो चला है। और उसके बाद इस दौर में सब्सिडी का जो ऐलान सरकार ने एग्रीकल्चर को लेकर के कर दिया है, जिससे बजट और भी बढ़ेगा। फर्टिलाइजर पे 1,75,000 करोड़ का बजट था, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपए सितंबर महीने तक खर्च हो चुके हैं। अब उसके बाद की परिस्थितियां, जो नए फसल आएगी तो और सब्सिडी चाहिए, जिस दिशा में सरकार आज नहीं कल ठप्पा और लगाएगी। एक ठप्पा लगा चुकी है, एक ठप्पा और लगाएगी, जिसको और बढ़ा देगी। जो फूड एंड टीडीएस का मसला था, जिसमें 5 किलो अनाज का भी जिक्र होता था, 1,97,000 करोड़ का वह मान करके चल रहे थे कि दिसंबर तक 5 किलो अनाज फ्री में और उसके बाद पैसा कम होगा। लेकिन वह भी अगर जोड़ दीजिएगा जनवरी के महीने से, जनवरी, फरवरी, मार्च या इसी बजट के भीतर आएगा तो उसके दायरे में भी पैसा और चाहिए। जो हाउसिंग एंड
अर्बन अफेयर्स के अंदर 26,000 करोड़ रुपया दिया गया था, जो बजट में एलोकेट कर दिया गया था, वो भी पैसा खत्म हो गया। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सरकार की जान रूस यूक्रेन युद्ध ने बचा ली, क्योंकि पहले 6 महीनों में लगभग $3 बिलियन से ज्यादा यानी करीब करीब 27,000 करोड़ का लाभ जो है भारत सरकार को इसलिए भी हो गया क्योंकि रसिया सस्ते में तेल दे रहा था भारत को। उसने जान इस क्षेत्र में बचा लिया, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के ऊपर पैसा अब नहीं है। अब जो पैसा आएगा वह तमाम जगहों पर टोल रोड बनेगी तो ही पैसा बनेगा। यानी जो स्पॉन्सर्ड स्कीम की जो बहुत बड़ी कतार है, इसका जिक्र कैसे करेंगे 2023 के दिसंबर के बाद, जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे, भारत की राजनीति का पूरा चेहरा ही बदला हुआ दिखेगा। क्योंकि तब कैसे देखेंगे जब पेरिस बजट के दायरे में मौजूदा समय में जो आंकड़े रेंग रहे हैं, जो बिल्कुल सच बात है, 12,192 करोड़ खर्च हो गया है। मनरेगा के अंदर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और पैसा यहाँ पे देना है। पीएम मोदी ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा चुके हैं। पीएम मोदी आवास योजना के भीतर करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया, उससे कहीं थोड़ा कम, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत तेजी से पैसा खर्च किया गया। और पीएम मोदी हर जगहों पे जाकर के 3 बातों का जिक्र जरूर करते थे। साफ पानी दे दिया, नल से पानी आने लगा, घर आपको पक्का मिल गया, सड़क आपकी बन गई। बताइए कौन दे रहा है, कौन कर रहा है? सिस्टमेटिक तरीके से परिणाम जो है चुनाव के जिस लिहाज से जिस तरीके से जा रहे हैं, सरकार ने जो खर्च इस चुनाव परिणाम को केंद्र की उपलब्धियों को दायरे में रख करके करना चाहा, वह खेल कहीं ना कहीं उलट गया या उलटता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इसको पीएम मोदी समझ गए कि दरअसल मामा की पूरी बैटिंग जो है, और मध्य प्रदेश के भीतर का सबसे बड़ा सवाल जो है कि आपने कांग्रेस की जीत जो 2018 में हुई, उसी को आप खरीद लेते हैं और उसी को बदल देते हैं। यह परिस्थिति है, और जिन परिस्थितियों के भीतर राजस्थान के भीतर की राजनीति खेली जानी थी, वहां पर उन्होंने दरकिनार गुट को कर दिया और दरकिनार वहां के सहयोगी दलों को किया, जो रानी या महारानी के नाम से जानी जाए, उनसे उन्होंने साइडलाइन खुद को कर दिया। तो सवाल उठता है कि उन परिस्थितियों के भीतर में छत्तीसगढ़ के भीतर खुद ही बैटिंग करनी शुरू कर दी, ईडी का बोलबाला हो गया, या फिर वहां पर खदानों को लेकर के अडानी का नया नया जिक्र खुले तौर पर राहुल गांधी और भूपेश बघेल करने लगे। तब सवाल था कि इसको करप्शन के दायरे में वहां की सरकार को कैसे डाला जाए, जिससे यह जो भी बोलते हैं वह सुनने वाले को भ्रष्ट नजर आए। लेकिन यह बात भी निकल करके सामने नहीं आई। जो पहले टर्म में, जो पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी, उसने इंडिकेशन कर दिया, ट्राइबल्स को लेकर के किया। उसके बाद जाकर के आगे देखिएगा तो खासकर अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर के 16,000 करोड़ रुपए जो थी, स्मार्ट सिटी कोई देश में मिल जाए तो आप कहिएगा, लेकिन पैसा हर बजट में खर्च हो जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है, किस रूप में जाता है, कहाँ पहुंचता है, कोई कच्चा चिट्ठा यहाँ पर निकल करके नहीं आता। सीएजी भी नहीं बताती, जिसको बताना चाहिए था। जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर जो मिशन था, उसमें 70,000 करोड़ का था, उसको लेकर के भी सवाल उठता है कि जो रेखाएं लगाई गई थी, जो गांव तक पानी पहुंच रहे हैं, कहां पे पाइपलाइन बिछी है, कहीं पे पानी ही नहीं पहुंच रही है। इन परिस्थितियों के भीतर एक सवाल है कि उस मिशन का भी था, जहां पे हेल्थ मिशन जो 36,000 करोड़ का था, वह पैसा भी इस समय में खत्म हो गया। एजुकेशन मिशन को लेकर के भी करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का था, वह भी पैसा खत्म हो गया, खप गया। तो आप जरा ध्यान से समझिए, जो स्विच लिया जाता है, जो जनता से जो टैक्स वसूला जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का स्विच हो, या फिर एनर्जी सर्विस ली जा रही हो, या ट्रांसपोर्ट सर्विस ली जा रही हो, या फिर कम्युनिकेशन सर्विस ली जा रही हो, उन सबों को मिलाइएगा तो यह भी 50, 60, 70 करोड़ रुपए यह भी पहुंच जाता है। यहाँ पे संदेश क्या होता है? पहला संदेश निकल कर क्या आता है कि दिसंबर के बाद, चुनाव परिणामों के बाद भारत की राजनीति बदले, उससे पहले पीएम मोदी खुद के ट्विनिंग जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से खुद को लॉन्च करने की दिशा में आ गए हैं। क्या दिल्ली से तमाम नेता या फिर 40 प्रचार के सदस्यों की जो एक लिस्ट बनती है, उसमें से जो नई दिल्ली जो तय करती है, उसमें सभी को निर्देश बहुत साफ तौर पे है कि आपको केंद्र की योजनाओं पर पीएम मोदी के चेहरे पर ही पूरी की पूरी अपनी प्रचार प्रक्रिया को अपनाना है, भाषण देना है। यूं ही नहीं है कि सेना को कहा गया, यूं ही नहीं है कि नौकरशाही को कहा गया, यूं ही नहीं है कि आपको केंद्र की नीतियों का प्रचार करना है। दरअसल भारत देश के अंदर एक ऐसी परिस्थिति के भीतर सरकार आके फंसी हुई है, जहां पर उसे इस बात का एहसास होने लगा कि सरकार का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स होता है, सरकार वही है।
और उनको इस बात का एहसास होने लगा कि राज्यों में इतने प्रचार के बावजूद भी अगर जीत नहीं मिली तो क्यों नहीं इस प्रचार के मूड को ही अपनी उपलब्धियों से साथ जोड़ दिया जाए और इसके लिए दो नए नारे इजाद कर दिया जाए। एक, पीएम मोदी की गारंटी, यानी भारत देश के भीतर में प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं, सरकार की गारंटी नहीं, राज्य सरकारों की गारंटी नहीं, पीएम मोदी की गारंटी। यानी फिर गवर्नेंस का पूरा काला चिट्ठा निकल करके सामने एक नाम पर आकर के टिक जाए, यह पहला सवाल होता है, मोदी की गारंटी। दूसरा सवाल होता है नामुमकिन। नामुमकिन जैसे शब्द को मुमकिन जैसे करने की स्थिति में पीएम मोदी की ही है। तीसरा कोई नारा भारत देश के अंदर निकल करके सामने नहीं आया जो बता पाता कि किन परिस्थितियों के भीतर सरकार को कैसा काम करना था, राजस्थान के भीतर या फिर छत्तीसगढ़ के भीतर जो उसने नहीं किया, या फिर यह कहे कि मध्य प्रदेश के भीतर जो होना था वह क्यों नहीं हुआ। तो यह एक ऐसे बिसात है जिसने समूचे भाजपा कार्यकर्ताओं को या संघ के स्वयंसेवकों के भीतर में एक संदेश साफ तौर पर दे दिया। वह संदेश यह नहीं है कि पीएम मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल वह संदेश है, मैसेज है कि मोदी अगर नहीं है तो ही भाजपा है, तो ही बीजेपी है। जानबूझ करके पीटी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के जो किताब लिखी गई थी उसको, उस किताब के भीतर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को गवर्नेंस का जिक्र किया गया था, जिस गवर्नेंस के आश्रय जो है कितनी बड़ी तादाद में भारत जैसे देश में जहां पर बहुदलीय प्रणाली है, जहां पर बहुत सारी राजनीतिक दल है, जहां पर हर एक फरलान के बाद जो है कल्चर में चेंज आ जाता है, भाषा बदल जाती है, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे बांधा था। और इस समय की राजनीति के भीतर भाषा, संस्कृति या फिर बाकियों जीवन यापन की स्थिति तो आप छोड़ ही दीजिए, राजनीति को भी आप साथ लेकर के आ पाने की परिस्थिति में मौजूदा समय के बीजेपी इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी का अपना जुड़ाव जो है बीजेपी के उन नेताओं से नहीं हो रहा है जो नेता अपने तौर पर भाजपा खुद को मानने लगी है। यानी यह बिल्कुल भी एक नई परिस्थिति भाजपा के भीतर निकल करके आई है। और ऐसा नहीं है कि इससे दिल्ली वाकिफ नहीं है, दिल्ली वाकिफ है इससे, वह जानती है, लेकिन यह उसे पता चल गया कि दरअसल वह इतने आगे निकल चुकी है जहां से पीछे लौट पाना उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है। और इस दौर में यानी बीते 9 सालों में जो जो नारे दिए गए हैं, जिन तरीकों से राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई है, अब उसमें किसी भी तरीके का समझौता अगर होगा तो उसमें लीडरशिप यानी सरकार जो है वो सॉफ्ट नजर आने लगेगी। तो सरकार को सॉफ्ट होना नहीं है, लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि राज्यों के चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम वाला मामला जो है वो कफूर हो जाएगा। यानी कि हिंदू मुस्लिम के आश्रय आप कहे वोटों और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं अब हो पाएगा, ये जानकारी भाजपा को नहीं था, ये जानकारी संघ को भी नहीं थी कि ऐसी तेजी से होगी, इतनी तेजी से होगी। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि किसी भी राज्यों के चुनाव में मुस्लिम और हिंदू वाले शब्द गायब है, ठीक है। और यह भी जानकारी नहीं थी कि जिस ओबीसी के कंधे पर सवार होकर के पीएम मोदी सोशल इंजीनियरिंग अपने हक में करना चाहते थे, उसी के कटघरे में भारत देश के अंदर बीजेपी को ला करके खड़ा कर दिया जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं थी। लेकिन यह स्थिति भी निकल करके सामने आ गई। अब सवाल जो आखिर के 3 सबसे बहुत बड़े सवाल होते हैं जो इस समय में पीएम मोदी या प्रधान सेवक देश के या फिर कहे भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता या फिर चेहरे को लेकर के अगर कहा जाए, वह पहला सवाल होता है कि राज्यों के चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं, तीसरे टर्म से यानी तीसरी बार पीएम बनने का जो ये नारा है उससे वाकई में भारत देश के भीतर में ऐसी परिस्थितियां उस पीएम मोदी की यानी प्रधानमंत्री की आ गई जिस प्रधानमंत्री ने अपनी ही लोकप्रियता को अपने उन कामों और उन अपने ऐलानों के जरिए की है जिसके जरिए भारत देश अभी अभिभूत था। और अब संकट यहां पर यह है कि क्या नाम ले, अपने नारों में किन चीजों को जोड़े। सवाल ये है, ये चीजें गायब हो चुकी है एक ही पल में। और इसलिए भी अब नया देश के भीतर नारा यह है कि निशाने पर सिर्फ कांग्रेस को लेना है। अब यहां पर स्थानीय बात नहीं करनी है, लोकल मुद्दों को नहीं उठाना है, अपने ही सहयोगियों को साथ में नहीं खड़ा करना है, खुद अपने बूते कैसे आगे बढ़ेंगे। और आप ही एक चेहरा हैं जिसके आश्रय
पुरानी तमाम पारंपरिक परिस्थितियां जो रही चुनाव को लेकर के उसको दरकिनार कर देना है और उस राजनीति के ऊपर आगे बढ़ जाना है जिस राजनीति के ऊपर सवार होकर के 2024 के मैदान में आपको कूदना है। यह बिल्कुल राजनीतिक तौर पर एक नई स्थिति है जो सरकार के सामने है, जिसका अंदेशा भाजपा को कभी था नहीं, जिसका अंदेशा शायद मोदी और शाह को भी शुरुआत में नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति होगी देश के भीतर, लेकिन ऐसी परिस्थिति देश के भीतर बनते बनते बन गई। यहाँ पे अगला सवाल होता है, जो बीजेपी की पूरी कार्यकर्ताओं की जो कैडर होती है, जो स्वयंसेवक आरएसएस की जो टीम है, क्या उनके भीतर भी यह सवाल अब कहीं ना कहीं गायब हो गया कि राज्यों के भीतर जो उनकी ट्विनिंग थी, जो राज्य के नेताओं से होती थी, जो कद्दावर नेता हुआ करते थे, अब उनके साथ कोई भी ट्विनिंग उनकी नहीं बनती है और कोई भी बनाने की ट्विनिंग जरूरत भी अब नहीं है इस दौर में। यह कहीं ना कहीं संकट सामने निकल करके सामने आता है। इस मुश्किल परिस्थिति में यकीनी तौर पर उनके सामने कोई दूसरी धारा जो है दिखाई देती भी नहीं है। यहाँ पे अगली परिस्थिति जो होती है, अगर भाजपा का को पूरा कैडर, अगर पूरे संगठन, स्वयंसेवक आरएसएस की पूरी टीम, राज्यों के भीतर का कोई भी कामकाज का जिक्र नहीं, नेताओं का जिक्र नहीं और सारी परिस्थितियों एक ही पल में अगर यहाँ पर पीएम मोदी के इर्द गिर्द आसपास अगर आकर के खड़ी हो चली है, तो सवाल होता है कि तब आपके मन में, जहन में एक सवाल सबसे बड़े होंगे कि क्या वाकई में किसी नेताओं को कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई दिखाना नहीं चाहता। अब खुद इस बात को आजमा करके देखिएगा, किसी भी नेताओं को रैलियों में कितने लोगों की मौजूदगी होती है, अगर वहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी ना हो तो, अगर मोदी की मौजूदगी होती है तो वहां पर रैली के भीतर लोगों को लाने के जो तौर तरीके होते हैं वह उस जगह भर से ही नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि देवास के अंदर रैली अगर हो रही है तो देवास के लोग हैं, जी ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के भी आ सकते हैं, राजस्थान से भी आ सकते हैं। यानी एक ट्रांसफर ऑफ का जो लोग जो है, जो रैली के लिए किस तरीके से पूरी परिस्थिति में इन तीन राज्यों के इर्द गिर्द समाये हुए हैं। तेलंगाना के भीतर तो वो पकड़ा जाते हैं, लेकिन तीन राज्यों के भीतर इनके मूवमेंट्स जो है बहुत तेजी से होती है और इसका भी एक बजट है और वो बजट भाजपा का है और वो बीजेपी का बजट कॉर्पोरेट का पैसा है और वो कॉर्पोरेट का पैसा इस दौर में भाजपा के जीत हार को लेकर के साख पे लगा हुआ है और संदेश हर किसी को दिया जा चुका है कि क्यों महत्वपूर्ण है तीसरा टर्म और उसके लिए कितनी बड़ी तादाद में पैसा चाहिए होगा। और उसके शुरुआत जो है 6 नवंबर को जब ऐलान किया गया था कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से खुल रहा है, तो पैसे की आवाजाही बहुत तेजी से शुरू हो गई है। कितना पैसा आएगा इस बात को कहीं ना कहीं 20-22 तारीख को आपको क्लियर कर देंगे, जब सारी बॉन्ड खरीदे जा चुके होंगे। भाजपा के हक में कितने जाएंगे यह पता लगाया जाएगा और ये पता लगा करके आपको बताएंगे। लेकिन एक ही आपका संदेश है कि राज्यों के चुनाव जो है लॉन्च पैड कहीं ना कहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।